चलिए सुनिएगा, अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था अल्केन का, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाकी इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग डिस्कस किए कि अगर अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हैलोजन जुड़ता है। अगर एक्सेस अमाउंट में हैलोजन है तो सारे हाइड्रोजन को एक एक करके हैलोजन रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर जुड़ता चला जाएगा। ये सारा इक्वेशन भी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, ये कर चुके हैं हम लोग। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, कंबसन। राइट ऑन द टॉपिक कंबसन। कंबसन, कंबसन नीचे क्लासेस में भी आप पढ़े हो। कंबसन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन को कहा जाता है। इनके कंबसन से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। लिखिए, द कंबसन ऑफ अल्केन, द कंबसन ऑफ अल्केन in the presence of the combustion of alkane in the presence of carbon dioxide, in the presence of carbon dioxide and water. Oh, sorry, the combustion of alkane in the presence of oxygen, the combustion of alkane in the presence of oxygen results the formation of carbon dioxide, results the formation of carbon dioxide and water, results the formation of carbon dioxide and water. अल्केन कोई भी ले लो, अगर हम लोग मान लिया मीथेन से स्टार्ट करते हैं, CH4 plus O2, it will give CO2 plus H2। एक्चुअली ये जो कार्बन है वो कन्वर्ट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट कर गया वाटर में। याद करो, ये पार्ट हम लोग पढ़े थे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वही कंसेप्ट है। इक्वेशन को अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 4 है, इस जगह पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालेंगे। इथेन का अगर कंबसन कराते हैं C2H6 plus O2, it will also result the formation of CO2 plus H2O। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप याद करो, कार्बन 2 है तो यहाँ 2, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3। अब ऑक्सीजन का नंबर 2 2 जब 4 एंड 3 कितना हो गया 7, और यहाँ 2 है तो क्या किए थे हम लोग 7/2। और फिर इसी को बैलेंस करने के लिए अगले स्टेप में सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 4 और इस जगह पर 6। यानी फाइनली अगर हम लोग बैलेंस करके लिखें इसको, मिठाई देते हैं। बोलो तो क्या लिखें, 2C2H6 plus 7O2, it give 4CO2 plus 6H2। हीट की और बाकी हीट एंड लाइट एनर्जी होगा क्योंकि कंबसन हो रहा है। नोट कर लीजिए। लिखो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड, रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम यानी कि गैसियस वाटर, H2O वेपर फॉर्म में रहेगा। लिखिए इसमें, द रिएक्शन ऑफ मीथेन
of methane with steam, the reaction of methane with steam अनुप्रिया आई है, नहीं आई। The reaction of methane with steam in the presence of catalyst, in the presence of catalyst nickel, in the presence of catalyst nickel results the formation of carbon monoxide, results the formation of carbon monoxide and hydrogen, carbon monoxide and hydrogen. It is the industrial method, for the preparation of hydrogen, मीथेन यानी कि CH4, इनका रिएक्शन जब स्टीम के साथ कराते हैं, वाटर नहीं समझोगे, इससे स्टीम है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इट विल गिव CO एंड हाइड्रोजन। बैलेंस करना है, ऑक्सीजन CO, हाइड्रोजन 4 and 2 6 है, तो इस जगह पर क्या लगाएंगे 3। अब देखो इसको इंडस्ट्रियल मेथड में क्यों अप्लाई किया गया, आप बता सकते हो इस रिएक्शन में मीथेन के कितने मोल लिए गए हैं? 1 मोल। 1 मोल किसी भी गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है? 22.4। तो मीथेन कंबस्टिबल है, इसका भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन भी कंबस्टिबल है, इसका भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो मीथेन रिएक्शन में ले रहे हैं वो 22.4 लीटर है। यहाँ बताओ प्रोडक्ट में कितना मोल बन रहा है? 3 मोल। तो कितना वॉल्यूम हो गया? 3 × 22.4 लीटर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में 1 मोल हम दे रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में 3 मोल बन रहा है। और मीथेन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कहीं ज़्यादा होता है, तो लेस इंपॉर्टेंट से मोर इंपॉर्टेंट का सिंथेसिस किया गया। नोट कर लीजिए। तुम्हारा ही नाम अनुप्रिया है ना? अच्छा, डिफिनेशन बाकी है, लिखे तो पायरोलिसिस लिखो। पायरोलिसिस लिखे इसमें, द ब्रेकिंग ऑफ a bigger hydrocarbon, the breaking of a bigger hydrocarbon into their smaller portion, like alkane, alkene, alkyne, etc. by heating
is called, by heating is called pyrolysis. By heating is called pyrolysis. Is called pyrolysis. Pyrolysis. जैसे यहाँ स्क्रीन पर इक्वेशन एक बार फिर से, हेक्सेन को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक कर गया ब्यूटेन में और इथीन में। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों तरफ मिलाओगे तो सेम होना चाहिए नंबर ऑफ एटम। कार्बन 4 and 2 6, यहाँ भी 6, हाइड्रोजन 10 and 4 14, यहाँ भी 14। ये डूडेकेन है, ये कन्वर्ट करा है हेप्टेन में और पेंटीन में, तो इन्हें पायरोलिसिस कहा गया। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? लिखिए एरोमेटाइजेशन, फिर इसको समझाते हैं। लिखिए नॉर्मल अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल समझते हो जो स्ट्रेट चेन में हो। नॉर्मल अल्केन्स containing 6 or more carbon atom, containing 6 or more carbon atom, 6 or more carbon atom, on heating under high pressure, on heating under high pressure, and in the presence of catalyst, and in the presence of catalyst, cobalt oxide, molybdenum oxide, molybdenum एलिमेंट है, कैपिटल एम स्मॉल ओ, molybdenum oxide और chromium oxide, comma dehydrogenated and cyclized to form benzene or derivative of benzene, यानी नॉर्मल अल्केन होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट चेन में ब्रांच नहीं। 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम हैं तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेगा। बोर्ड पर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपसे पूछेंगे तो आप देखोगे यहां, तभी समझ में आएगा। एक कंपाउंड लिख रहे हैं हम लोग यहां, CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। इन्हें हम लोग हीट करते हैं अबाउट 773 केल्विन। टेम्परेचर याद रहेगा तो लिखोगे, नहीं तो हाई टेम्परेचर लिख देना। एंड अबाउट 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी जो हम लोग के ऊपर में प्रेशर पड़ रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा। उतने हाई प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, कोई भी ले सकते हो आप, MO2O3, यह मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। यह डिहाइड्रोजिनेट होता है, डी का मतलब रिमूवल होता है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। एंड साइक्लाइड यानी कि
और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, साइकिल का फॉर्मेशन करेगा रिंग का, और उस कंडीशन में ये इनका फॉर्मेशन कर लिया, सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अब जो पूछ रहे हैं वो बताना। आप बताओ ये स्ट्रेट चेन में है या इसमें ब्रांच भी है? स्ट्रेट चेन है। हमने बताया था उंगली ऐसे करके कि ऐसे कर दिए तो इसका मतलब इसने ब्रांच नहीं चलाया, इसको जैसे ही करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे टर्न किया गया है ताकि आपको दिखे कि कार्बन एटम के अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वैसे ही है, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करके एक दूसरे के साथ में जुड़ गया है। तो पहला ये साइक्लाइड हो गया। हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन 6 है और हाइड्रोजन यहाँ 14 है, जबकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो कितना है, C6H6, यानी कि इनमें और इनमें अगर फर्क देखे तो कहाँ पे फर्क है, हाइड्रोजन का, इसलिए इसे डिहाइड्रोजिनेशन कहा गया। तो 6 कार्बन एटम थे तो बेंजीन बन गया। वहीं नॉर्मल हेक्सेन की जगह पे नॉर्मल हेप्टेन होता, सपोज C7H16, ये है नॉर्मल हेप्टेन, पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहे हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी इसी कंडीशन में यह फॉर्मेशन कर लेगा मिथाइल बेंजीन का, CH3 C CH 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 और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, या इसकी जगह पर आप बॉन्ड लाइन नोटेशन का भी यूज कर सकते हैं, यह भी बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। देखो 6 कार्बन एटम था तो बेंजीन बना, और जब 7 कार्बन एटम है तो 6 बेंजीन में चला गया और एक ब्रांच में चला गया, तो बन गया मिथाइल बेंजीन। हम आपसे पूछते हैं कि अगर नॉर्मल हेप्टेन की जगह पे नॉर्मल ऑक्टेन लेते तब बताओ क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। 6 तो कर चला गया बेंजीन बनाने में, तो बाकी कितना कार्बन में चला गया, 2, तो इथाइल बेंजीन बनेगा। उस तरह से प्रोपाइल बेंजीन, वही पार्ट यहां लिखवाया गया है, नॉर्मल अल्केन कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन एटम गिव बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी 6 है तो बेंजीन बनेगा, 7 है तो मिथाइल बेंजीन, 8 है तो इथाइल बेंजीन। नोट कर लीजिए। हो गया? चलो यहां देखो, अब इसके पहले हम लोग पढ़े एरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड था, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव बने। यहाँ आइसोमेराइजेशन, यानी आइसोमर्स बनेंगे। आइसोमर्स हम लोग पढ़े हैं अल्केन का, लिखिए नॉर्मल अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन्स, बताओ तो नॉर्मल अल्केन्स में एक ब्रांच होगा या 2 ब्रांच होगा? एक भी ब्रांच नहीं होगा और स्ट्रेट चेन होगा। एक ब्रांच रहा तो आइसो और 2 ब्रांच रहा तो नियो। तो सोच लो, अब आज बोले कि एतवार है कि सोमवार है, तो आप क्या बोलोगे? इन्हीं दोनों में से कोई बोलोगे कि नहीं सर, ना तो आज एतवार है नहीं आज सोमवार है। तो ये सब थोड़ा दिमाग रखिएगा ध्यान। लिखिए नॉर्मल अल्केन्स ऑन हीटिंग, नॉर्मल अल्केन्स ऑन हीटिंग in the presence of, on heating in the presence of anhydrous aluminum chloride, on heating in the presence of anhydrous aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride, aluminium chloride, aluminium chloride and HCl gas, and HCl gas isomerize to give branched chain
टू गिव ब्रांच्ड चेन अल्केन, ब्रांच्ड चेन अल्केन, यानी नॉर्मल अल्केन कन्वर्ट किया जाए किसमें, ब्रांच्ड में। बोर्ड पर देखो, CH3 CH2 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 और CH3। अगर नॉर्मल आइसोआर्नियो की बात करें तो स्ट्रेट चेन में है तो ये नॉर्मल हो गया। टोटल 5 कार्बन एटम से हो गया ये पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इन्हें जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेता है। CH3 CH CH3 CH2 CH3 और पेंटेन का एक और आइसोमर था नियोपेंटेन। पहले ही बताए थे कि नॉर्मल आइसो और नियो ये ट्राइबल मेथड में लगता है, आयुपैक में हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो स्ट्रेट था नॉर्मल, यहाँ पर एक ब्रांच चला गया यानी कि आइसो, और यहाँ एक ही कार्बन पर ऊपर नीचे ब्रांच चला गया नियो। तो आइसोमर से इसलिए कहा गया क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट है इसमें भी 5 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए। लिखिए नेक्स्ट, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। वैसे जो हम लोग कंबसन पढ़े हैं वो भी ऑक्सीडेशन ही है क्योंकि वहां भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहने का मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटलिस्ट। लिखिए इसमें क्या है, देखिए अल्केन, अल्केन ऑन रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अल्केन ऑन रेगुलेटेड सप्लाई, रेगुलेटेड, रेगुलेटर सुने हो ना आप, एलपीजी गैस में होता है, यानी जो आप हैंडल कर सकते हैं, अपने अनुसार से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड in the presence of and in the presence of suitable catalyst and in the presence of suitable catalyst, suitable catalyst, suitable catalyst results the formation of, results the formation of various, results the formation of various different types of product, various different types of product, types of product like alcohol, aldehyde, alcohol, aldehyde, etc. Alcohol, aldehyde, etc. For example, methane, for example methane in the presence of, methane in the presence of copper, methane in the presence of copper oxidized to give alcohol, oxidized to give alcohol, while in the presence of, while in the presence of, in the presence of molybdenum oxide, while in the presence of molybdenum oxide, molybdenum oxide results the formation of, results the formation of aldehyde, results the formation of aldehyde.
चलो देखो तो यहाँ बोर्ड पर CH4 मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर यहाँ कैटलिस्ट के रूप में यूज किया गया। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल CH3OH। अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर आप 2 डाल दो, यहाँ भी 2 डाल दो, देखो तो इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा। वहीं अगर इसी मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ HCHO और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा वाटर H2। देख रहे हो ये है मीथेनॉल यानी अल्कोहल, मीथेनॉल, और ये किसका फॉर्मेशन कर लिया? मीथेनल का। नोमेनक्लेचर याद आ रहा है? नहीं तो ऐसा नहीं कि हम लोग आगे बढ़ें और फिर आप पीछे वाला पार्ट भूल जाइए। ऑर्गेनिक वाले फर्स्ट चैप्टर में हम ज़्यादा टाइम लगाएं क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर जो आपके लिए कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में भी बताए हैं, ठीक है, कि उसका एप्लीकेशन होगा 12th क्लास में, तो उसको आप बर्बाद मत कीजिए, ठीक है, ऐसे ही। अब इन दोनों में और यहाँ ध्यान से देखो, रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग। तो अलग प्रोडक्ट क्यों बना? क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो अलग अलग है। नोट करो तो इसको। तो ये बता रहे थे कि अभी तक ध्यान किया जाता है कि रिएक्टेंट अगर चेंज कर दोगे तो प्रोडक्ट चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट ही नहीं, कैटलिस्ट भी डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास में एक है, उसमें एक टॉपिक आएगा कैटालिसिस। ये बताता है कि कैटलिस्ट इज द केमिकल सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर आगे पढ़ेंगे इट नॉट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट ऑल्सो डिसाइड द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन में बनेगा क्या। जैसे इधर जनरल वे में अगर हम लोग बात करें तो वी टीचर एक्ट एज ए कैटलिस्ट, हम टीचर कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, आप रिएक्टेंट है। तो जनरली तो ये होता है कि रिएक्टेंट जो है वही प्रोडक्ट बनेगा। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ने वाला है उसका खराब रिजल्ट आएगा। टीचर यानी कि जो कैटलिस्ट है वो कैटलाइज करने का काम करेगा, और वो कैटलाइज करने के लिए क्या होता है? पढ़ो, टेस्ट लेना है, डांटना है, कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कहाँ गप कर रहे हो, क्यों गप कर रहे हो, ये सारा पार्ट जो चल रहा होता है। और सारे कैटलिस्ट यानी कि टीचर अपने अपने तरीके से रिएक्शन को कैटलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि कैटलिस्ट नॉट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट ऑल्सो डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये भी कैटलिस्ट डिसाइड करता है। टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर का मतलब होता है वो जीव जो अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सके। उसको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, वो सेकेंडरी पार्ट है। सब्जेक्ट नॉलेज तो होना चाहिए बट वो सेकेंडरी है। प्राइमरी पार्ट ये है कि उसमें कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, यानी वो इस तरीके से कुछ बिहेव करे कि सामने वाला उसकी बात को सुने। वो टीचर का सबसे पहला आर्ट होता है। टीचिंग इज एन आर्ट। कहा जाता है कि जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं वो भी एक अच्छे टीचर के कैटेगरी यानी कि क्वालिटी रखते हैं। तभी तो आप सोच सकते हो कि उनकी बात को सुन करके दूसरे लोग जो कन्विंस होकर के मरने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कहा यह जाता है कि अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में होता तो उनका ट्रेनर या ब्रेन वॉशर होता है, एक अच्छा टीचर होता। एक टीचर का मतलब सब्जेक्ट नॉलेज कभी नहीं होता, ये तो आप भी फील करते हो। आप देखते होंगे मे भी आपके स्कूल वगैरह में इस तरह से ज़्यादा आपको मिलेगा। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के जाओ धड़ाक से आंसर बता देंगे, लेकिन बाकी उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। जब कभी भी मीटिंग होता है तो वहाँ पर उनको जो है वो सुनना ही पड़ता है मैनेजमेंट से, कैसे पढ़ाते हैं, आपका क्लास कंट्रोल नहीं होता है। जब कभी भी आपके क्लास के सामने से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो दूसरे टीचर को जो है वहाँ खड़ा होना पड़ता है। आप भी देखते होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, एक सर जो थे मैथ्स के वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत नॉलेजेबल थे, लेकिन जैसे ही वो क्लास में आते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो कोई एक तरफ से चिनिया बादाम बेचता था। जब तक इधर कौन चिनिया बादाम बेच रहा है, कौन बेच रहा है, ठीक है, जब तक उसके पास में गया उधर से बोला 5 रोटी, ठीक है। अब वो पूरा क्लास जो है वो चिनिया बादाम और 5 रोटी में ही चलता था।
आज दूसरा एक थे, सत्येंद्र प्रसाद नाम था उनका, वो जो है बगल वाला क्लास में भी क्लास ले रहे हैं, तो इधर में मजाल नहीं है कि कोई जो है वो बोल दे, ठीक है, क्यों चार। दूसरा एक कहता थे, अरे सत्येंद्र बाबू बगल में क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर बाकी हो जाए। तो अलग अलग होता है। वो नॉलेज के मामले में वो पहले वाले जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर थे, ठीक है, बट कंट्रोलिंग नहीं था, यानी कि टीचिंग नहीं था उनमें, ठीक है, टीचिंग अलग है, नॉलेज अलग है वो। तो यहाँ हम बता रहे थे कि एक वही ये व्यक्ति सामने वाले का हो सकता है कि प्रमोट करके, प्रोवोक करके उसे बेटर रास्ते पर ले जाए, या ये भी हो सकता है कि उसे वो गलत रास्ते पर ले जाए। जैसे आप यकीन मानो, अगर हम आपको कहें कि क्या पढ़ने लिखने के लिए, इतने दिन से हम इस प्रोफेशन में पढ़ाएं, मेरा बहुत अप्रोच है, थोड़ा सा खाली पैसा की व्यवस्था करना है, सेटिंग करवा देंगे, ठीक है। एक टीचर का ये काम नहीं है, वो तो तुरंत तुमको भी लगेगा, तो फिर मेहनत करने का क्या जरूरत है, सर बोले हैं, ठीक है, झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। इनसे जो 1.5 साल 2 साल से हम जान रहे हैं, मेरा भैया पढ़ा है, मेरी दीदी पढ़ी है, कहाँ खाली पैसा की व्यवस्था करेंगे, आगे फिर कभी और बात करेंगे, ऐसा भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आंख मूंद करके स्टूडेंट बिलीव करता है, ठीक है। टीचर तो जो है कहीं लड़ाई होता है उसका पर्सनल मैटर, तो एक टीचर थे यहीं दानापुर में, वो अपने यहाँ का स्टूडेंटे लेकर चल दिए पूरा, ठीक है। अब सर फोन कर दिए हैं कि हाँ जो है वो मेरा लड़ाई हो गया है, तो लड़का का बात है, वो भी 11th 12th 10th 11th 12th 10th को भी पढ़ाते थे, ठीक है। तो सब जो है जुट गया, और नहीं तो अपना दोस्त यार के भी जो है बटोर लिया, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा पूरा एक इशू बन गया था, ठीक है। ये आपका, तुम हमारे फौज नहीं हो, ठीक है, कि हम तुमको जो है, हम टीचर हैं, तुम अगर कहीं झगड़ा करते रहोगे तो हम, मेरा ड्यूटी है कि हम तुमको शांत करवाएं, न कि मेरा झगड़ा है तो हम फोन करके तुमको बुला लेके आओ बैठा बैठी करना है। ऐसा भी होता है, इसको नोट कर लिए है ना। ये एक नया आइसोमेरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ अल्केन। पहले लिख लो, उसके बाद फिर समझाते हैं इसको। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ अल्केन। बताएं, लिखिए। it is the type of isomerism, it is the type of isomerism in alkane, it is the type of isomerism in alkane which arises due to rotation of sigma bond, which arises due to rotation of sigma bond present between two adjacent carbon atoms, present between two adjacent carbon atoms, full stop. out of infinite rotation, two important isomers are eclipsed, and staggered, STAGGERED, eclipsed and staggered। लिखे। in eclipsed form there is a minimum distance, in eclipsed form there is a minimum possible distance, लिखोगे, there is a minimum possible distance
between two hydrogen atoms of adjacent carbon atom, while in a staggered form, they are at maximum possible distance. Maximum possible distance. Paragraph change. There are two way of representation of conformational isomer. And these are Shah-Horst projection, and Newman projection. Shah-Horst projection and Newman projection. नोट कर लिए। अब इसे कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। ये मेरे हाथ में एक मॉडल है केमिकल सब्सटेंस का, इसे बॉल एंड स्टिक मॉडल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एटम को हम लोग बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं और बॉन्ड को हम लोग स्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस मॉडल को बॉल एंड स्टिक मॉडल कहा गया। अब ये कौन सा सब्सटेंस है आप खुद ही बता दोगे, ध्यान से सिर्फ सुनना। यहाँ जो ब्लैक कलर का बॉल देख रहे हो वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हाइड्रोजन एटम ये छोटे से व्हाइट कलर के बॉल से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ तो इस कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये CH3 हो गया, और ये भी क्या हो गया CH3, यानी ये इथेन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर अल्केन में ही होता है, और वैसे अल्केन जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम होंगे, तभी तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होंगे, लेकिन इनका थोड़ा प्रॉपर्टीज डिफर करेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है, देखो रोटेट कर रहा है। तो इसके रोटेशन की वजह से ये हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज करेगा, और इस चेंज करने की वजह से ही इनफाइनाइट अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ अभी जो अरेंजमेंट था इसको 1 डिग्री से रोटेट किया, किसी ने 0.25 से रोटेट किया, किसी ने 0.5 से रोटेट किया, तो अलग अलग रोटेशन से अलग अलग प्रॉपर्टी आएगा। आप बताओ तो थोड़ा सा सिंपल मैथ का कंसेप्ट बताओ, ये एंगल टोटल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, और इनके बीच का ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 का होगा। ठीक है, तो अगर एक एक डिग्री भी रोटेट करेंगे तो 360 स्ट्रक्चर बन जाएगा अलग अलग। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक को इक्लिप्स्ड कहते हैं और दूसरे को स्टैगर्ड कहते हैं। इक्लिप्स्ड वर्ड पहले भी सुना हुआ है आपका, लूनर इक्लिप्स्ड, सोलर इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड का मतलब होता है ग्रहण, हाइड कर लेना, छुपा लेना, ढक लेना। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आगे वाले हाइड्रोजन एटम और पीछे वाला हाइड्रोजन एटम दोनों बिल्कुल एकदम आमने सामने हो, एक सीध में हो, तो अगर फ्रंट से हम लोग देखें गौर से तो पीछे वाला एटम छुप जाएगा। तो इसके इस फॉर्म को इक्लिप्स्ड फॉर्म कहा जाता है, जहां पर इनके और इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है। अब जैसे ही इसको किसी भी डायरेक्शन में टर्न करोगे तो अब इनके और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यहां भी बढ़ने लगा एक समय के बाद में फिर अब ये घटने लगेगा। ठीक है, यहां बढ़ रहा है लेकिन यहां पर वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो जहां पर इनका मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो उसको हम लोग इक्लिप्स्ड कहते हैं, और जहां पर मैक्सिमम हो यानी कि 60 डिग्री से रोटेट कर दिए तब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसे कहा जाता है स्टैगर्ड। समझिए स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड क्या है। कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है तो ये वो आइसोमर है अल्केन का जो इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से बनता है, और इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से दो इंपॉर्टेंट फॉर्म बनता है, एक को स्टैगर्ड कहते हैं और दूसरे को इक्लिप्स्ड। अब इसे ड्रॉ करने के लिए बोर्ड पर, पेपर पर दो तरीका दिया गया है, एक साहौस प्रोजेक्शन है और दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। साहौस प्रोजेक्शन में कहता है कि जो भी फॉर्म है उसको इस तरीके से आप इमेजिन करो कि ये टिल्टेड फॉर्म में है, ऐसे। तो अगर ऐसे रख रहे हैं हम लोग तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहां बीच में आप कार्बन एटम को इमेजिन करो। ध्यान देना, यहां ध्यान देना, तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचा हुआ रहेगा, बगल वाला है, कहीं जा नहीं रहा है। यहां ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तुक्का नहीं लगाना है, जरा सोच के बताओ ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं हम लोग ये किसका है, इक्लिप्स्ड का है या फिर स्टैगर्ड का है? किसका? आमने सामने बिल्कुल है। उसी को अगर स्टैगर्ड फॉर्म में तो ऊपर या नीचे किसी को भी जो है आप चेंज कर दो। अगर मान ली इसको हम ऐसे ही रखना चाह रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैगर्ड। और ये कौन सा फॉर्म हो गया? इक्लिप्स्ड। और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं बाय रोटेटिंग 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड बन जाएगा, और स्टैगर्ड को रोटेट कर देंगे तो इक्लिप्स्ड। एक तरीका ये था। और दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन में कहता है कि आप इसे बिल्कुल ऐसे सामने सामने रखें, यानी आगे का कार्बन एटम पीछे के कार्बन एटम को हाइड करके रख रहा हो, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान ली कि आगे का कार्बन एटम है और यहां पर ये पीछे का कार्बन एटम। हाइड्रोजन, 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 और ये हाइड्रोजन। अब बताओ स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड? क्या इतना क्यों धीरे? ये तो बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा होगा। अगर बुतरू बैठा हुआ था तुम्हारे बगल में तो बोलता तुमको, दीदी भैया स्टैगर्ड बोलिए। आपको बुझा नहीं रहा है? इक्लिप्स में तो सर बताए थे कि पीछे वाला पार्ट छुपा होता है, और यहाँ छो दिख रहा है। कैसा बकलोल है आप? ठीक है, ऐसे मुंह पर बोल देगा तुमको, सोया हुआ रहता है सब, पता नहीं कहाँ कहाँ। कौन सा है? स्टैगर्ड। इक्लिप्स में पीछे का पार्ट ढका हुआ होगा, कवर्ड होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर उसको दिखाना है तो आप डॉट 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 करके इसके नजदीक में लिखिए, हाइड्रोजन, और यहां ये हाइड्रोजन। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इक्लिप्स्ड। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ रिप्रेजेंट करने का। यहां पर भी अगर आप 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट करेगा। ड्रॉ कर लीजिए। अल्केन में इतना कुछ पढ़ना था हम लोगों को। अब इसके बाद अल्कीन में आते हैं। देखो अल्कीन का इंट्रोडक्शन। लिखिए अल्कीन्स आर unsaturated hydrocarbon. Alkenes are unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. Hydrocarbon in which at least two carbon atoms. In which at least two carbon atoms are linked with
at least 2 carbon atoms are linked with double covalent bond. डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यह भी अल्कीन का एग्जाम्पल है। बता सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, और जहां डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसका sp2, इनका भी sp2। जो डबल बॉन्डेड है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, दूसरा क्या? सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्कीन के। नोट कर लो इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब याद करो आइसोमेरिज्म जिस वक्त में बता रहे थे तो वहां बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो टाइप था, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 12th में पढ़ेंगे। वहां पर लिखिए इसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, it is the type of isomerism arises in alkene. It is the type of isomerism arises in alkene due to different spatial arrangement, SPATIAL, a spatial arrangement of atom, a spatial arrangement of atom or group of atom attached with sp2 hybridized carbon atom, attached with sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom, hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom. Paragraph change. If two identical atom or group, if two identical atom or group attached with sp2 hybridized carbon atom, attached with sp2 hybridized carbon atom are in same side, then it is called cis form, CIS. Then it is called cis form, CIS, cis form. And if they are present, at diagonal opposite position, and if they are present at diagonal opposite position, then it is called transform. Then it is called transform. Then it is called transform.
यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस आएगा। अब आप 5 मिनट बोर्ड पर देखिए, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। कॉपी करने के लिए लास्ट में दे देंगे, आप कॉपी कर लीजिए, बैग बंद करके घर चले जाइएगा। बोर्ड पर देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिर्फ अल्केन में होगा, अल्कीन में वो नहीं होगा, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड हो जाता है, पाई बॉन्ड भी रहता है, तो वो रोटेशन को रोक देता है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी वो रोटेशन होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक टाइप ये हो सकता है ABC डबल बॉन्ड CAB। अब इसमें सिस ट्रांस बनेगा नहीं बनेगा उसके बारे में बात करना है। C को मान के चलते हैं कि कार्बन एटम है, तो सबसे पहले कार्बन को लिख लोगे। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 2 तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में आ गया और बाकी का 2 ये रहा। अब देखो तो इस कार्बन के साथ में और क्या क्या लगा हुआ है, A और B। यहाँ A लिख दिए, यहाँ B, यहाँ पर भी A लिख दिया और यहाँ B। अब कह रहा है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को ध्यान से देखो और वैसे एटम या ग्रुप को करो, कंपेयर करो, सेलेक्ट करो जो दोनों में है, जो कॉमन है। बता सकते हो कौन सा एटम और ग्रुप कॉमन है? संयोग से A भी दोनों तरफ में है और B भी दोनों तरफ में है, तो आप किसी एक को सिलेक्ट कर लो। दोनों है तो कोई एक को सिलेक्ट करो। मान लीजिए आपको समझाने के लिए हम A को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ A है और यहाँ A है, तो कह रहा है कि अगर दोनों आइडेंटिकल, जो दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेम साइड में है, सेम साइड करने का मतलब या तो दोनों ऊपर में है या फिर दोनों नीचे में है, तब इन्हें सिस कहा जाता है। और अगर ये डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर हो, जैसे यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ B, यहाँ B और यहाँ A, तो अब ये देखो दोनों एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन पर है, तब इन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रांस। यहाँ ट्रांस और ये सिस। अब आप में से कोई कहे कि सर आप A सिलेक्ट किए हैं, क्या हम B नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और B भी करोगे तो वही होगा। जैसे देखो ना, यहाँ B और B सेम साइड में है तो क्या हो गया? सिस। और यहाँ B और B डायगोनल अपोजिट में है तो इन्हें ट्रांस। एक ये टाइप हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है ABC डबल बॉन्ड CAX। ठीक है, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो भी 5 मिनट में निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ C डबल बॉन्ड C ABAX। फिर वही, पहले आप ये देखो कि दोनों तरफ में कौन कॉमन है, बताओ कौन कॉमन है? तो सिर्फ A को ही देखेंगे, A। बताओ सिस या ट्रांस? ये सिस हो गया। अब ट्रांस बनाना है तो एक को डायगोनल अपोजिट कर देंगे, कोई जरूरी नहीं कि राइट साइड को करें, हम लेफ्ट वाले को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ A है, इस जगह पर X है, यहाँ क्या कर दिया B और इस जगह पर A। अब इन दोनों के पोजीशन को देखो, डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर है, इन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रांस। इसको देखना, ABC डबल बॉन्ड CXY। ठीक, इसको देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ ABXY। बताओ ये सिस है या ट्रांस है? क्या कोई कॉमन? तो इसका मतलब यह हुआ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अभी एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो या तो इस तरीके का टाइप रहेगा या फिर इस तरीके का रहेगा। लेकिन अगर ऐसा रहा कि कोई मैच नहीं कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ABC डबल बॉन्ड CAA। इसको बनाते हैं, C डबल बॉन्ड CABA। बताओ सिस है या ट्रांस है? तो दोनों तो हो नहीं सकता है। आइसोमर्स कहने का मतलब कोई एक ही होना चाहिए, या तो वो सिस होना चाहिए या ट्रांस होना चाहिए। अगर इसको लेते हैं तो सिस दिख रहा है, इसे ले रहे हैं तो क्या? ट्रांस। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। ये अलग केस है, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ भी है, लेकिन ये सिस और ट्रांस बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है कि ये सिस हो सकता है या फिर ट्रांस। लेकिन ना तो इसमें आप सिर्फ सिस बना सकते हो और ना ही आप ट्रांस बना सकते हो। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आपके बुक में का सोल्व्ड क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम 13.11। यहां इस क्वेश्चन में कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो पहले एक बना लेते हैं, अगर सिस भी बन गया तो ट्रांस भी बन जाएगा, ट्रांस भी बन गया तो सिस भी बन गया, और ना तो वो सिस दिख रहा है ना तो ट्रांस दिख रहा है, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बनाएंगे कैसे, जो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को लिख लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्डेड है, यहाँ डबल बॉन्डेड है, यहाँ लिख लिया डबल बॉन्डेड कार्बन। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड बनना है, यहाँ 4 बॉन्ड। अब इसको गौर से देखो, इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3 होल ट्वाइस, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप, CH3 CH3। आप बताओ इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और दूसरा क्या C2H5, यहाँ H और इस जगह पर C2H5। आप बताओ ये सिस है या ट्रांस है, कोई नहीं है, ना तो ये सिस है और ना ही ट्रांस है, क्योंकि कोई नहीं यहां दिख रहा है, बगल वाले से कंपेयर करना था। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखते हैं, अब आप आंसर कर सकते हो, सीधा सीधा बोलोगे कि ये करेगा या नहीं करेगा। Br, यहाँ H और H, बोलो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। दोनों के साथ में कोई कॉमन नहीं है, हमको इसको नहीं देखना है, हम इधर जो डबल बॉन्डेड है उसको देखना है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखते हैं शो करेगा या नहीं करेगा। लिखते कैसे हैं, पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को, यहां डबल बॉन्डेड कार्बन लिख दिए, सबका 4 बॉन्ड। देखो तो अब इसका एक बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, H, और दूसरा C6H5। आप बताओ दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, और ये CH3। बताओ सिस या ट्रांस है या नहीं है, कौन सा फॉर्म है। तो जब सिस बन गया तो ट्रांस ही बन जाएगा। किसको देख करके चल रहे हैं आप, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा था कि इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये नहीं कह रहा था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो फिर खरखाई दिखाने का जरूरत नहीं है, जितना कहा जा रहा है उतना ही कीजिए। अधिकांश गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाता है जरूरत से ज्यादा लिखने की वजह से। जितना कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा, हाँ ये करेगा, यहाँ पे टिक मार्क कर दिया। इसमें आते हैं, यहाँ देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्डेड है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन को रख दिया। अभी तक का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा तो आप बोलो इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, H और दूसरा, वेरी गुड, इसके साथ Cl और CH3। बताओ तो सिस ट्रांस होगा या नहीं होगा, किसको लेकर के चलोगे, CH3 और CH3 को लेकर के चलेंगे। इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसमें से आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा, 3rd and 4th। इसके बाद का एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ क्या करा है, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ऑल्सो राइट देयर आयुपैक नेम। यानी कि यहाँ सिस और ट्रांस बनाना है आप, और फिर उसका आयुपैक नेम भी लिखना है। तो यहाँ बनाते हैं, पहले सिस, कार्बन एटम देखो, यहाँ कार्बन, क्लोरीन से डबल बॉन्ड नहीं जुड़ेगा, कार्बन से, और यहाँ कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। बताओ ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म, किसी एक को भी ले सकते हो। मान ली क्लोरीन को लेकर के चले, ये क्या हो गया, सिस। तो जब सिस बन गया तो ट्रांस भी बन सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन, मान लिया क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। अब आयुपैक नेम जो हम लोग पढ़े हैं, इसका आयुपैक नेमिंग है, पहले सिस ट्रांस को भूल जाओ, ये सिस ट्रांस के आयुपैक नेमिंग करेंगे तो 1 2, 1 पर भी क्लोरो है, 2 पर भी है, तो 1 2 डाई क्लोरो इथीन
इसका भी वही नाम हो जाएगा 1,2 डाई फ्लोरो इथीन। अब सिस और ट्रांस, अब चूंकि ये सिस फॉर्म है तो आगे में लगा देंगे सिस, और ये ट्रांस फॉर्म है तो आगे में लगा देंगे, यानी कि नया कंसेप्ट सिर्फ यही आया। यही एक और क्वेश्चन था, हम कर देते हैं। यहां पर ये सी है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा, सी डबल बॉन्ड सी। बताओ इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? CH3 और C2H5। इसके साथ CH3 और C2H5। बताओ ये कौन सा फॉर्म है? तो ट्रांस भी बना सकते हैं हम लोग, CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड C C2H5 और यहाँ CH3, ये C से, और ये ट्रांस। नेमिंग, अब नेमिंग ध्यान से बोल रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से, ठीक है। अब बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम? देखो यहाँ 2, 3, 4, 6। थर्ड पर मिथाइल ग्रुप लगा है, 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो गया 3,4 डाई मिथाइल X। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है 3E। इसका मतलब नोमेनक्लेचर भूल गए, तभी तो 2 कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर भी वैसे ही 2, 3, 4 एंड 2, 6, नाम सेम ही रहेगा, सिर्फ सिस और ट्रांस लिख लेना है। 3, 4 डाई मिथाइल X 3E। अब आप बताओ इसके आगे में क्या लगा है, सिस या ट्रांस? तो यहाँ सिस स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है और इस जगह पर ट्रांस है, समझ में? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी था, उसको भी सोल्व कर दिए। अब अगले क्लास में इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो। वैसे आपके ऐप में ये दिख भी रहा होगा, यहाँ से। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।